हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ और यूपीएससी जनरल इंग्लिश के सीरीज में आज बारी है स्पॉट द एरर की। स्पॉट द एरर क्या होता है आप जरूर समझते होंगे कि एक सेंटेंस जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एबीसी में, कहीं कहीं 4 पार्ट्स में भी मिलेगा, है ना। और डी वाला जो होता है वो नो एरर होता है, और जहां सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा वहां नो एरर के लिए ई दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First, I will read the directions. Read each sentence to find out whether there is any error. आपको क्या करना है, हर सेंटेंस को पढ़ के उसमें से एरर निकालना है कि पार्ट ए बी सी में कोई एरर तो नहीं है। इफ यू फाइंड नो एरर, अगर आपको लगता है कि ए बी सी में कोई एरर नहीं है, योर आंसर शुड बी इंडिकेटेड एज डी। ठीक है, मतलब डी क्या है, हमारा नो एरर वाला पार्ट है। अगर सेंटेंस में एबीसी में कोई एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी को टिक करके या एनसर्कल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए आपके पास सब्जेक्ट क्या है, वो है एवरीबडी। एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो मैंने सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट में ये चीजें पढ़ाई हैं। जैसे आपके पास वर्ड है ईच, एवरी, या इनसे बनने वाले कोई भी वर्ड, एवरीबडी हो, एवरी वन हो, है ना, ईच वन हो, ये सारे के सारे सिंगुलर माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बदले का जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो आप क्या करेंगे, एवरीबडी के लिए जो देयर लिखा हुआ है, इस देयर को आप हिज में चेंज कर दीजिएगा। इस देयर को आप हिज में चेंज कर दीजिएगा तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज अप्स एंड डाउन्स। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है कि ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है। तो इनके बदले जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में एरर कहां था, सी वाले में, तो इसको इंडिकेट करके तब आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस दे रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई। मतलब चोर जब घुस गया उनके घर में तो उन्होंने बहुत शोर शराबा किया। एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द पीपल। आपको ध्यान क्या देना है कि बाय द पीपल का मतलब क्या हो गया, ये एजेंट है। ये बाय के बाद जब कोई सब्जेक्ट आता है तो ये एजेंट बन जाता है। और ऐसा कंस्ट्रक्शन हमें कहां देखने के लिए मिलता है, पैसिव वॉइस के अंदर। ऐसा कंस्ट्रक्शन कहां मिलता है, पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। आप यहाँ पे वॉज मेंशन कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। When the thief broke into their house, there is a hue and cry, and the thief was caught immediately by the people. ठीक, मतलब पैसिव वॉइस का मिस्टेक था इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। He is proficient in Hindi and can speak English, but he does not know to read and write. अच्छा देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ समझाना चाहूंगा। आप जब भी किसी सेंटेंस में कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि उसको कुछ आता है या आपको कुछ आता है या मुझको कुछ आता है ना, जैसे आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू टीच। तो इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार मैं स्ट्रक्चर पहले आपको समझा दूं। सब्जेक्ट, अब वो कुछ भी हो आपका सब्जेक्ट, ठीक है, साथ में नो वर्ब आपको जरूर लगाना है, और प्लस हाउ टू, प्लस हाउ टू। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको पता भी होगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप चेक करें, यहां नो और टू के बीच में जो मिसिंग है वो है हाउ। नो और टू के बीच में क्या मिसिंग है, हाउ मिसिंग है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा। अब सेंटेंस एग्जैक्ट करेक्ट कैसे होगा, he is proficient in Hindi and can speak English, but he does not know how to read and write English. क्या ध्यान देना है कि नो और टू के बीच में क्या आना है, हाउ आना है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, मतलब एरर कहां था, एरर था सी वाले पार्ट में। इसको इंडिकेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इंडिकेट करना भूल गया, यहां भी सी वाले पार्ट में एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड। देखिए बहुत जल्दी आप इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 में ही आपको मैंने बताया है कि ईच एवरी ये सारे सिंगुलर होते हैं और इनकी जगह जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ क्या करिएगा, देयर की जगह आप हर यूज करेंगे, क्योंकि वुमन है, ठीक है, तो देयर की जगह आप हर यूज करिएगा। ठीक, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। नन ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब देखिए मैंने आपको कॉमन एरर्स ऑफ टेंस, इसके रूल्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप यूके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे सिर्फ इतने ही कराए थे, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत काम आने वाले हैं और काम आ गए। अब चेक करिए, मैंने बताया था कि जहां जहां ये लास्ट डे, लास्ट नाइट इस टाइप के वर्ड्स होंगे ना, वो सारे कहाँ होते हैं, वो पास्ट टेंस में होते हैं। वो सेंटेंसेस कहाँ जाते हैं, पास्ट टेंस में जाते हैं। तो यहाँ सेंड है, तो सेंड को बना दीजिए सेंट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जरा चेक करिएगा, नन ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स, नन ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। तो मतलब एरर कहाँ है, बी वाले पोर्शन में। ठीक है, एरर कहाँ है, बी वाले पोर्शन में। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। देयर इज नॉट मनी ट्रैफिक। तो छोटी छोटी चीजें आपको चेक करनी है, ये सब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक है अनकाउंटेबल, और नहीं भी आपने देखा है तो भी कोई बात नहीं, इतना आप समझते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम मच यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल के साथ मच यूज करते हैं और मैनी यूज करते हैं काउंटेबल के साथ। जैसे मैनी स्टूडेंट्स बोलना बिल्कुल ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स बोलना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम फूड की बात करेंगे तो वहां हम मच फूड बोलेंगे। ठीक, फूड के लिए क्या बोलेंगे, मच फूड बोलेंगे, क्योंकि फूड हमारा अनकाउंटेबल है और स्टूडेंट्स हमारा काउंटेबल है। तो यहाँ भी क्या करिएगा, मैनी की जगह मच यूज करेंगे, क्योंकि बाद में आने वाला जो नाउन है वो हमारा अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ एरर ए पार्ट में था, तो ए को यहाँ इंडिकेट करिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड शुगर इन हिज शॉप। अब चेक करें, यहाँ नंबर मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, शुगर को तो काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ नंबर की जगह क्वांटिटी लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नंबर की जगह क्या करना है, आपको क्वांटिटी लिखना है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ होडेड शुगर इन हिज शॉप। ठीक, मतलब एरर कहाँ था, एरर बी वाले पोर्शन में था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, to his innovative ideas and practices in farming he was given the कृषि पंडित award last year। अब देखो जैसे लास्ट ईयर आएगा तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि पास्ट टेंस है या नहीं, तो was given दिया हुआ है मतलब बिल्कुल पास्ट टेंस है ना। तो अब इन दोनों में बी और सी में तो कोई एरर है नहीं, ए को चेक करिए, टू हिज इनोवेटिव आइडियाज। अब जानते हैं वैसे तो हिंदी का फंडा है ये, जो हमेशा इंग्लिश में नहीं काम आता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं काम चल जाता है। के लिए के अर्थ में हम फॉर यूज करते हैं, तो टू हिज इनोवेटिव आइडियाज से ज्यादा सुटेबल और बेहतर क्या होगा ग्रामर में, फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन फार्मिंग ही वाज गिवन द कृषि पंडित अवार्ड लास्ट ईयर। ठीक है, तो मतलब एरर था हमारा फर्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये सुपीरियर है, इसी तरह कुछ और भी वर्ड्स आप जरूर जानते होंगे, जैसे सीनियर, इसी तरह इसका ऑपोजिट होता है जूनियर या प्रायर। ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, जिनके लास्ट में आप गौर करें, सब में IOR है, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, पोस्टेरियर, एक्सटीरियर, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड से, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश के नहीं है, ये किसके वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है। और ये अपने बाद देन नहीं लेते हैं, ये अपने बाद टू लेकर आते हैं।
ध्यान रखिएगा, सुपीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, एक्सटीरियर टू, इंफीरियर टू। ठीक, ये लैटिन वर्ड्स अपने पास ध्यान नहीं लेते, क्या लेते हैं, टू लेते हैं। ठीक है, तो अब आप चेक करें सेंटेंस, एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर टू एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। मतलब एरर कहाँ था, एरर था देन में, देन की जगह टू होना चाहिए, तो बी पार्ट में एरर था, इसको टिक करें और आगे बढ़े। मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। तो एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट होता है। मैं छोटी सी बात यहाँ मेंशन भी करना चाहूंगा, एक टर्म है जिसको हम सिलेबल के नाम से जानते हैं। सिलेबल बेसिकली वोवेल साउंड को कहते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल वोवेल को गिन भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन एडजेक्टिव्स में दो से ज्यादा वोवेल होंगे, जिन एडजेक्टिव्स में दो से ज्यादा वोवेल या वोवेल साउंड होगा, उन्हीं को हम मोर और मोस्ट लगाकर कॉम्पेरेटिव बनाते हैं या सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल में आप स्पेलिंग चेक करिएगा, ब्यूटीफुल में दो से ज्यादा वोवेल साउंड है तो वहां आप मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल करते हैं। हार्ड वर्किंग में मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हार्ड में सिर्फ एक ही वोवेल साउंड है, तो जिनमें एक या दो वोवेल साउंड होता है उसमें हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं, इसलिए मोर हार्ड गलत है, क्या होना चाहिए, हार्डर होना चाहिए। ठीक है, तो मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स, मतलब हार्डर में दिक्कत थी, तो आपका ए वाले पार्ट में एरर है, तो ए को टिक करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर टाइम्स इमेमोरियल। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम्स इमेमोरियल है ये आता है सेंचुरी बताने के लिए। ठीक, मतलब इसको पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं माना जाता ग्रामर में। फॉर टाइम्स इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। तो ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, जब मैंने आपको बोल दिया कि सेंचुरीज पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ध्यान रखिएगा फॉर की जगह क्या करना है, सिंस लगा देना है। और आपको मैं ये इसका यूज बता चुका हूं और आपको आता भी होगा कि पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं। तो सिंस टाइम्स इमेमोरियल करेक्ट है, मतलब 11th के ए वाले पार्ट में एरर है, तो ए को टिक करिए, इंडिकेट करिए और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। ठीक, क्या है, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। अब आप चेक करें, मैंने आपको रूल नंबर 1 में बता दिया है कि ईच, एवरी, ईच वन, एवरी वन, ये सब क्या है, सिंगुलर है। यहां भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो देयर की जगह क्या कीजिएगा, हिज लगा दीजिएगा। देयर की जगह क्या कीजिएगा, हिज लगा दीजिएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ईच वन, एवरीबॉडी, ईच, एवरी, ये सब क्या है, ये सारे सिंगुलर है, तो इनके बदले जो प्रोनाउन आएंगे वो भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, तो आपका एरर था बी वाले पार्ट में, तो बी को करें टिक और चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे। ईच ऑफ द बॉयज वर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि ईच और एवरी के बाद हमेशा आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द पेन्स, ईच ऑफ द बिल्डिंग्स, ये याद रहे कि इनके बाद आने वाले नाउन, ईच और एवरी या वन ऑफ के बाद आने वाले जो नाउन प्रोनाउन होंगे वो जरूर प्लूरल होंगे। मैं यहाँ पे प्लूरल मेंशन कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब के रूल में पढ़ाया था मैंने, लेकिन इनके बाद का जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। आई विल रिपीट द रूल फॉर यू, ईच और एवरी या ईदर ऑफ या वन ऑफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इसलिए आप क्या करिएगा, यहाँ जो वर है इसको आप वॉज में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, मतलब एरर कहाँ था, बी वाले पार्ट में था, तो इसको इंडिकेट करें और आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14, द composition contained even no less than 20 mistakes। अब देखिए यहाँ पे जो आपको चीज ध्यान देनी है, 20 क्या है, 20 आपका काउंटेबल है, 20 क्या है, काउंटेबल है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो लेस है
ये लिटिल से बना है और लेस और लिटिल आते हैं अनकाउंटेबल के लिए। किन के लिए आते हैं? अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो काउंटेबल के लिए हम क्या लगाते हैं? काउंटेबल के लिए हम फ्यू लगाते हैं, है ना। तो फ्यू के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? फ्यूअर हो जाएगा, क्योंकि लेस जो है वो लिटिल का कॉम्पेरेटिव है, तो फ्यू का कॉम्पेरेटिव हो जाता है फ्यूअर। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा द कॉम्पोजिशन कंटेन्ड इवन नो फ्यूअर देन 20 मिस्टेक्स। हो सकता है आपको सुनने में नया और अटपटा लग रहा हो, लेकिन करेक्ट यही है। और ये आप जरूर जानते हो कि लिटिल लेस ये सब अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, लिटिल लेस ये सब अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, और फ्यूअर किन के लिए आता है? काउंटेबल के लिए। ध्यान रखिएगा, फ्यूअर किन के लिए आता है? फ्यू, फ्यूअर ये सब आते हैं काउंटेबल के लिए। तो हमारा एरर कहाँ था? हमारा एरर था बी वाले पार्ट में, तो इंडिकेट इट एंड लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 15, he told us that he has not read the book. he told us that he has not read the book। तो मैंने आपको बताया था कॉमन एरर ऑफ टेंसेस में, अगर पहला वाला जो क्लॉज है वो पास्ट में होता है, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज मेन क्लॉज पास्ट में होता है, तो जो सेकेंडरी क्लॉज होता है वो भी हमारा पास्ट में ही होगा, जिस रूल को मैंने नाम दिया था एसओटी सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा कॉमन एरर के रूल्स टेंस के भी। ठीक, वो यूके कैंपस के चैनल पे अवेलेबल है, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ही बनाए थे मैंने वो रूल्स। ठीक, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही टोल्ड अस दैट ही हैड नॉट रेड द बुक, मतलब एरर था सी वाले पार्ट में, तो सी को इंडिकेट करते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब है कि देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स इन द रूम। ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये भी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था आपको मैंने? ये जो वर्ड्स हैं, जैसे फर्नीचर्स हो गया, है ना, इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको वहां आपके काम के लायक के बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, जैसे लगेज है, एडवाइस है। ठीक, इसी तरह और भी वर्ड्स से, मैं सारे तो मेंशन नहीं कर पाऊंगा। जैसे इसी में आप इक्विपमेंट जोड़ सकते हैं। आप एक बार प्लीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक कर लीजिएगा, तो मैं मेन वर्ड्स लिख दिए मैंने। तो ये सब क्या है? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनमें आप एस ई एस लगाकर प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो फर्नीचर भी उसी कैटेगरी का वर्ड है, तो यहाँ भी ये एस लगाना गलत है, यहाँ भी एस लगाना गलत है। फर्नीचर्स इंग्लिश में कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, फर्नीचर ही सिर्फ होता है जो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, इक्विपमेंट, फूड, नॉलेज, वर्क, इन सब में एस लगाकर आप प्लूरल नहीं बनाते हैं। यहाँ एरर कहाँ था? बी वाले पोर्शन में था, तो बी को टिक करें और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, द पुलिसमैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वैसे स्पोकन इंग्लिश में ये सब चलता है, लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं होता। एंटर के बाद अगर कोई प्लेस हो, रिपीट करता हूं अपना स्टेटमेंट, अगर एंटर वर्ब के बाद कोई प्लेस हो, जैसे हॉल एक प्लेस है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक, एंटर के बाद अगर कोई प्लेस होगा तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ही एंटर्ड दिल्ली, ही एंटर्ड इनटू दिल्ली बोलना गलत है। हाँ, एंटर के बाद इनटू कब आता है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर एंटर के बाद किसी एग्रीमेंट की आप बात करेंगे, कोई एग्रीमेंट है, कोई समझौता है, कोई अकॉर्ड है, तब आप लगाएंगे यहाँ पे इनटू। ठीक, तो ध्यान रखना, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, लेकिन ही एंटर्ड दिल्ली, ही एंटर्ड पटना, ही एंटर्ड द हाउस। ठीक, तो अगर एंटर के बाद कोई प्लेस की चर्चा होगी तो वहां पे प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक रीच है ना, तो रीच के बाद नॉर्मली लोग एट लगा देते हैं, लेकिन रीच के बाद कोई प्लेस हो, ही रीच्ड होम, रीच्ड एट होम नहीं बोलना है, ही रीच्ड दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट की बात होगी फिर से, तो ही रीच्ड एट एन अग्रीमेंट। ठीक, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ही रीच्ड एट एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि रीच और एंटर के बाद अगर कोई प्लेस है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और अगर इनके बाद कोई एग्रीमेंट या अकॉर्ड की बात चल रही है तब प्रेपोजिशन लगाइएगा। तो यहाँ क्या करना था? एंटर के बाद प्रेपोजिशन नहीं आना था, तो गलती कहाँ है, एरर कहाँ है? हमारे बी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इसको मार्क करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ही हैज जस्ट बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अ 5-year टर्म। एक बार चेक करते हैं, बड़ा साफ सुथरा सेंटेंस लग रहा है। He has just been appointed, प्रेजेंट परफेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस है।
एम्बेसडर टू एन इम्पोर्टेंट कंट्री, ठीक ठाक लग रहा है, फॉर अ 5-year टर्म, मतलब साफ सुथरा सेंटेंस है, नो एरर है, तो नो एरर में हमें क्या करना होता है, डी को मार्क करके आगे चलना होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, द ट्रक ड्राइवर अक्यूज द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। अब आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अक्यूज के बाद ऑफ आता है, फॉर नहीं आता। अक्यूज के बाद ऑफ आता है, फॉर नहीं आता। ये थोड़ा थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा। इसी तरह अशेम्ड के बाद भी ऑफ आता है, फॉर नहीं आता। अक्यूज्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, ध्यान रखिएगा। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन से है ना। जब आपका मतलब है आरोप लगाना, तो आपको अक्यूज ऑफ बोलना है। द ट्रक ड्राइवर अक्यूज्ड द लेडी ऑफ वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। और ये एक और एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अक्यूज ऑफ, अशेम्ड ऑफ, ठीक है। तो आपका एरर कहां था, बी वाले पोर्शन में गलत प्रीपोजिशन का यूज किया गया था, ठीक। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज, ठीक है। तो ध्यान एक बार और दीजिएगा, यहां भी प्रीपोजिशन का ही मिस्टेक है। सिमिलर के बाद टू आता है, सिमिलर के बाद टू आता है, तो यहाँ विद नहीं आएगा, है ना। जैसे सिमिलर टू हो गया, उसी तरह आप कहते हैं रिलेटेड टू, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, आपको मैंने बोला थोड़े थोड़े लर्न भी करने होंगे। एडेप्टेड टू, ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, किसी खास मीनिंग में यही सारे होते हैं। एडजेसेंट टू भी कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सिमिलर के बाद क्या आता है, विद नहीं आता है, टू आता है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ए वाले पार्ट में ही एरर है, तो ए को टिक कर लीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि स्पॉट द एरर सॉल्व करने के लिए हमें सारे ग्रामर के रूल्स की जरूरत पड़ती है। वो आर्टिकल भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, टेंस भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये स्पॉट द एरर का सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। एटलीस्ट जो बच्चे यूपीएससी ईपीएफओ अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप जिनको जानते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। ट्रस्ट भी बहुत हेल्पफुल है। और वीडियोस के लिए और क्लासेस के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू यूके कैंपस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।